हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 में हम लोग अभी तक बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। हमने सारा डीएनए का रेप्लिकेशन देखा, डीएनए का स्ट्रक्चर, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ओपेरॉन कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम आज देखेंगे वो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है वो आज हम देखेंगे। ये देखिए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो दिया था नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट NIH। तो ह्यूमन जीनोम एक्चुअल में होता क्या है, देखिए, ईच सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग कंटेन 46 क्रोमोसोम इन विच मोर देन 30,000 फंक्शनल जीन्स आर फाउंड। मतलब 46 क्रोमोसोम तो होते हैं, लेकिन उनमें जीन्स कितने होते हैं? 30,000 के समथिंग फंक्शनल जीन्स जो है वो होते हैं। इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 3% ऑफ द जीनोमिक DNA। As per an estimate, there are about 3 billion pair of nucleotide are found in human genome। अब ये जो जीन्स हैं उनमें कितने न्यूक्लियोटाइड हैं? 3 बिलियन पेयर, इतने करीब न्यूक्लियोटाइड इनमें होते हैं। टू एनालाइज ह्यूमन जीनोम, अ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हैज़ बिन स्टार्टेड। तो इसको एनालिसिस करने के लिए ये प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया था। HGP शॉर्ट फॉर्म है इसका। इट इज़ अ प्रोजेक्ट विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। क्या क्या स्टडी करता है? ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर और फंक्शन। इट इज़ अ रिसर्च प्रोजेक्ट विच वॉज स्टार्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी NIHDE in USA। It was started in 1st October 1990 and completed on 22nd June 2000। 1990 से स्टार्ट होके ख़त्म कब हुआ था? ये 2000 में ख़त्म हुआ है। तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी USA जो है उन्होंने इसे स्टार्ट किया था। ठीक है, ये देखिए, US गवर्नमेंट स्टार्टेड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इन 1990 कोऑर्डिनेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। जीनोम क्या होता है? द होल हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट इज़ इनकोडेड इन द DNA इज़ कॉल्ड जीनोम। मतलब सारी जो इन्फॉर्मेशन है एक ऑर्गेनिज्म की जो DNA में कोडेड रहती है वो कहलाती है जीनोम। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज कॉल्ड अ मेगा प्रोजेक्ट। इसे क्या कहा जाता है? मेगा प्रोजेक्ट कहा जाता है। बिकॉज ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज़ कॉल्ड अ मेगा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसका देखिए क्या क्या कारण है कि इसे बहुत मेगा प्रोजेक्ट कहा जाता है। तो जो इसके रीज़न है वो है ह्यूमन जीनोम हैव अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁹ बिलियन पेयर्स। ठीक है, इतने यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड के पेयर होते हैं। द कॉस्ट ऑफ सिक्वेंसिंग रिक्वायर्ड $3। यानी एक को स्टडी करने के लिए इतना $3 चाहिए। तो सारा सिक्वेंसिंग देखने के लिए कितना ज़्यादा हमको, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली मेथड भी है ये। देन टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज़ $9 बिलियन। मतलब इतने ज़्यादा इसके लिए पैसे चाहिए, $9 बिलियन। द ऑब्टेन्ड सीक्वेंस वर टू बी स्टोर्ड इन टाइप्ड फॉर्म इन बुक्स। और ये जो सीक्वेंस मिलते हैं इनको स्टोर करने के लिए बुक्स में यानी टाइप किया जाता है। इफ़ ईच पेज ऑफ द बुक कंटेन 1000 लेटर, ईच बुक कंटेन 1000 पेजेस, देन 3300 सच बुक्स नीडेड टू स्टोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल ह्यूमन सेल। मतलब एक ह्यूमन की सेल से जो डाटा निकला है उसको लिखने के लिए हमको 3300 बुक्स चाहिए। यदि उस बुक में 1000 पेजेस हो, यानी 1000 पेजेस की और हर पेज पे 1000 लेटर लिखे हुए हों, तो ऐसे हमको 3300 बुक्स चाहिए एक ह्यूमन सेल के जीनोम को के डाटा को स्टोर करने के लिए। तो ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए इसे कहा जाता है मेगा प्रोजेक्ट। ठीक है, अब देखिए एम्स और गोल्स ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब इसको शुरू करने के गोल्स क्या थे, क्यों शुरू किया है ये? तो पहला देखिए क्या है, टू आइडेंटिफाई द अप्रॉक्सीमेट 20,000 to 25,000 जीन्स इन द ह्यूमन DNA। मतलब स्टडी करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कि इतने DNA होते हैं, जीन्स होते हैं एक DNA में, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ द 3 बिलियन बेसिस दैट मेकअप ह्यूमन DNA। सीक्वेंस पता करने के लिए
3 बिलियन जो बेसिस हैं उनके सीक्वेंस पता करने के लिए। टू स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डाटा बेसिस, ये जो इन्फॉर्मेशन मिली उसको डाटाबेस में स्टोर करने के लिए। टू इम्प्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस, डाटा एनालिसिस के टूल्स को इम्प्रूव करने के लिए। एंड टू एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज दैट अराइजेस फ्रॉम जीनोम रिसर्च। तो ये सारे कारण थे कि ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया। ठीक है, इसके अलावा टू डेवलप जेनेटिक टेक्निक लाइक DNA क्लोनिंग एंड DNA सीक्वेंसिंग, ये भी इससे पता चलता है। मेथडोलॉजी, क्या मेथडोलॉजी है इसकी, देखिए स्टेप्स बोल सकते हैं। तो क्या क्या मेजर अप्रोचेस है इसके, 2 मेजर अप्रोचेस है। आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स दैट एक्सप्रेस्ड एज RNA, ठीक है, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग लगाते हैं उसके ऊपर। ब्लाइंड अप्रोच ऑफ सिंपली सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम दैट कंटेन ऑल द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस, लेटर assigning different reason in the sequence with function, यानी सीक्वेंस एनोटेशन। तो ये जो है इसकी मेथडोलॉजी है। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, देखिए ह्यूमन जीनोम के। द ह्यूमन जीनोम कंटेन 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस, ठीक है। द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसिस बट साइजेस वेरी, मतलब एक एवरेज जीन में 3000 बेस होते हैं बट साइज अलग अलग होता है। द लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन बीइंग डिस्ट्रोफिन हैज़ 2.4 मिलियन बेसिस, सबसे बड़ा जो जीन है ह्यूमन जीन वो है डिस्ट्रोफिन और इसमें होते हैं 2.4 मिलियन बेसिस। द टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन एस्टिमेटेड एट 30,000, इट इज़ fewer than previous estimate of 80,000 to 1,40,000 जीन्स, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल, मतलब 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर एग्जैक्टली द सेम इन ऑल पीपल। 99.9% न्यूक्लियोटाइड सेम रहते हैं, केवल 0.1% का डिफरेंस होता है सभी में। द फंक्शन आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन, मतलब जो मिले हैं ना जीन्स उनमें से 50% का तो हमको फंक्शन ही नहीं पता है कि क्या है। लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन, यानी जो हमने अभी पढ़ा कि DNA से mRNA से प्रोटीन, तो उसमें कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2% से भी कम। रिपीटेड सीक्वेंसेस मेक अप वेरी लार्ज प्रोटीन ऑन द ह्यूमन जीनोम, ठीक है। क्रोमोसोम 1 हैज़ मोस्ट जीन, जो फर्स्ट नंबर का क्रोमोसोम होता है उस पर सबसे ज़्यादा जीन्स होते हैं 2968, और जो Y क्रोमोसोम होता है उस पर सबसे कम होते हैं 231। Scientists have identified about 1.4 million locations. There are single base DNA differences, मतलब उनमें केवल सिंगल बेस DNA डिफरेंस है। SNP सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म इसे कहा जाता है। दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स टू फाइंडिंग क्रोमोसोमल लोकेशंस फॉर डिसीज एसोसिएटेड सीक्वेंसेस एंड रेजिंग ह्यूमन हिस्ट्री, मतलब ये क्या काम आते हैं कि क्रोमोसोम की लोकेशन देखने के लिए जो कि डिसीज़ एसोसिएटेड होंगे यदि उस कोई डिसीज़ रिलेटेड है क्रोमोसोम से तो, और रेजिंग ह्यूमन हिस्ट्री, मतलब ह्यूमन हिस्ट्री को देखने के लिए। तो ये था पूरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब जो अगला टॉपिक है इसी का वो है DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, तो DNA फिंगरप्रिंटिंग जो है इट इज़ अ हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक यूज टू आइडेंटिफाई द सिमिलरिटीज़ ऑफ DNA मॉलिक्यूल ऑफ 2 इंडिविजुअल, मतलब जैसे हम फिंगरप्रिंट्स देखते हैं कि हमने क्या आपने सुना भी होगा कि हर व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, है ना। तो जैसे कुछ क्रिमिनल केसेस होते हैं, क्राइम होता है तो वहाँ फिंगरप्रिंट मैच किए जाते हैं, तो वैसे ही DNA की भी फिंगरप्रिंट होती है। DNA फिंगरप्रिंट क्या है, इट इज़ अ हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक यूज टू आइडेंटिफाई द सिमिलरिटीज़ ऑफ DNA मॉलिक्यूल ऑफ 2 इंडिविजुअल्स, यानी 2 इंडिविजुअल का DNA कब सेम होगा, जब वो उसके माता पिता हैं, है ना। यदि पेरेंट्स और उनके बच्चे हैं तो उनका DNA जो है वो मैच होता है। तो देखिए क्या होता है DNA फिंगरप्रिंटिंग। DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, इट इज़ द टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल एट जेनेटिक लेवल। This technology was first developed by Alex Zarifi in 1985। सबसे पहले ये जो है एलेक्स ज़ेरेफी ने दी थी टेक्निक 1985 में।
इसे डीएनए कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए colony hybridization is generally used for establishment of identify of a criminal from blood stain, semen etc. मतलब इसका यूज़ जनरली कहाँ किया जाता है कि कोई क्राइम हुआ है, यदि वहाँ पर उसका कोई पार्ट छूटा है या तो ब्लड स्पॉट या उसके बाल हैं या उसकी स्किन है या सीमन है, तो उससे पता मतलब मैच कर सकते हैं। The data from this approach are extremely reliable as compared to the conventional analysis of serum protein or erythrocyte। मतलब ये एकदम क्या होता है, रिलायबल डाटा होता है क्योंकि डीएनए हर किसी का मैच नहीं करता। In this technique, the DNA isolated from any source will be subjected to southern blotting। इसमें जो किया जाता है कि हमने वहाँ से जो भी हमको चीज़ मिली है, ब्लड का सैंपल है या सीमन है या उसके बाल हैं या उसकी स्किन है, तो उनको ब्लॉटिंग यानी एक टेक्निक होती है डीएनए आइसोलेशन की, सदर्न ब्लॉटिंग, तो उससे डीएनए को आइसोलेट किया जाएगा और फिर डीएनए के हाइब्रिडाइजेशन से डीएनए के प्रॉप्स बनाए जाते हैं और दिस विल रिवील पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए विच हैज़ अ वेरी स्टेबल इनहेरिटेंस। फॉर दिस पर्पज डीएनए फ्रॉम ब्लड, सीमन और अदर सोर्स में ऑल्सो बी एम्पलीफाइड यूजिंग पीसीआर। तो यहाँ दोनों टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का और सदर्न ब्लॉटिंग का। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड एज रिपीटिटिव डीएनए। दिस रिपीटिटिव डीएनए आर सेपरेटेड फ्रॉम बल्क जीनोम डीएनए डिफरेंट पीक ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट। ये ऐसे अलग अलग हो जाते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग। फिर उनका किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। द बल्क डीएनए फॉर्म अ मेजर पीक एंड द अदर स्मॉल पीक्स आर रेफर्ड टू द सैटेलाइट डीएनए। मतलब जो बल्क में होगा वह इसे बड़े पीक बनाता है और जो छोटे पीक बनाता है उसे कहते हैं सैटेलाइट डीएनए। दिस सीक्वेंस शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड फॉर्म बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। यही होता है बेसिस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। The inheritable mutation is observed in a population at high frequency. It is referred as DNA polymorphism. The principle of DNA fingerprinting is based on matching of V and TRS of DNA collected at crime spot with aspect person DNA। मतलब जो हमको क्राइम वाली जगह से जो सैंपल मिला है और जिस पे हमको सस्पेक्ट है, जो शक जिस पे हमको शक है, उस व्यक्ति का डीएनए उस जगह से जो भी हमको सैंपल मिला है उससे मैच किया जाता है। VNTR मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ tandem repeats. It is also called as mini satellite that shows very high degree of polymorphism. और VNTR are very specific to individual and differ from person to person। ये जो मिलते हैं हमको वेरिएबल नंबर ऑफ tandem repeats, ये सारे लोगों में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। It shows some similarities between family member। फैमिली मेम्बर में कुछ सिमिलरिटी हो सकती है लेकिन ऐसे हर पर्सन का क्या होगा, डिफरेंट होगा। VNTR ऑफ आइडेंटिकल ट्विन्स आर सेम। यदि ट्विन्स हैं तो भी उनका सेम हो जाएगा। Hence it is not possible to identify individuality in identical twins by DNA fingerprinting। तो यदि DNA fingerprinting से हम ट्विन्स के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। Southern blotting, it is the technique of transferring DNA from agar gel to nylon sheath। क्या करते हैं इसमें, डीएनए को अगार जेल से नायलॉन शीट पर ट्रांसफ़र करेंगे। और प्रॉप क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड फ्रेगमेंट कॉम्प्लीमेंट्री टू स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए इज कॉल्ड प्रॉप। इट इज़ मेनली यूज्ड इन आइडेंटिफाई VNTRA एंड डिज़ायर्ड जीन। ये देखिए स्टेप्स है इसकी। जैसे ये सेल जहाँ से भी कोई भी सैंपल मिला है तो उसमें से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और फिर उसका ये टेक्निक से ऐसे उसको क्या करेंगे, जो VNTR, तो उससे ये ऐसे हमको पूरे उसका डाटाबेस मिलता है। ये देखिए ऐसे अलग अलग जो है उसके सी लाइनें मिलती है और उनको फिर ये किस पे लेते हैं, फिल्म के ऊपर लिया जाता है। तो ऐसे लास्ट में हमको पूरा मिलता है। जैसे ये पर्सन ए का, पर्सन बी का, पर्सन सी का, तो ये हमने यदि सैंपल से लिया है
देखिए ये यदि हमको सैंपल मिला है, अब इन दो पे हमको शक है कि बी का है या सी का, तो जिसका इस सैंपल से मैच कर रहा है डीएनए, जैसे इसका मैच कर रहा है, तो ये क्या होगा, क्रिमिनल, या जो भी हमको मिला है वहाँ पर। तो ये पूरी टेक्निक है इसकी। ये देखिए जैसे क्या होता है कि हर व्यक्ति में 2 क्रोमोसोम होते हैं, एक कौन सा होता है, पैटर्नल और मैटरनल, मतलब एक उसके पिता से मिला हुआ और एक माता से मिला हुआ। तो ऐसे जो है अलग अलग हम लेंगे, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर क्या लिया है, डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल ए एंड डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल बी, और ये जो है ये क्या है, सैंपल जो हमको कहाँ से मिला था, जहाँ पे क्राइम हुआ है, डीएनए फ्रॉम क्राइम सीन, तो ये डीएनए हमको वहाँ से मिला था, और इन दोनों पे हमको क्या है, सस्पेक्ट है ये दोनों। तो अब क्या करेंगे, इसका पूरा हमने प्रॉब बनाया, तो ये देखिए ये प्रॉब हमको मिला है ना शीट के ऊपर। अब जो इंडिविजुअल ए है उसका ये मिल रहा है और इंडिविजुअल बी का ये मिल रहा है, तो देखिए ए से कौन सा मैच हो रहा है, बी वाला, तो इसका मतलब कि जो बी है वो क्रिमिनल है, ए वाला मैच नहीं कर रहा है, तो बी वाला जो है वो क्रिमिनल है। तो ऐसे जो है ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता लगाते हैं। ठीक है, प्रोसीजर समझ में आया आपको कि सबसे पहले डीएनए जो है आइसोलेट किया जाता है, जो भी हमको मिला है वहाँ पर सैंपल, ब्लड है या सीमन है या बोन मैरो है, जो कुछ भी मिला है उससे डीएनए को आइसोलेट करना। देन द आइसोलेटेड होस्ट डीएनए इज देन डाइजेस्टेड विद अ सुटेबल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसको डाइजेस्ट करवाया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। दिस एंजाइम कट द होस्ट डीएनए इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट, ये क्या करता है, डीएनए को स्मॉल फ्रेगमेंट में कट कर देगा। द फ्रेगमेंट्स ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आर डीनेचुरेटेड टू प्रोड्यूस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, मतलब इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल में कन्वर्ट करते हैं। द डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से ये फ्रेगमेंट्स अलग करेंगे। द इलेक्ट्रोफोरेस डीएनए इज देन ट्रांसफर्ड फ्रॉम जेल इनटू filter paper where it is fixed by baking the filter at 80 डिग्री सेंटीग्रेड for 2 hours। उसके बाद इस डीएनए को फिल्टर पेपर पे ट्रांसफ़र करेंगे, 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 घंटे तक रखते हैं। तो ये नॉन सीक्वेंस ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज प्रिपेयर्ड, ये हमको मिल जाएगा। इट इज़ कॉल्ड प्रॉब डीएनए, इसे कहते हैं प्रॉब डीएनए। द प्रॉब इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म और प्रिपेयर्ड बाय डीएनए प्रिपरेशन मेथड। द प्रॉब डीएनए इज लेबल्ड विथ रेडियोएक्टिव आइसोटोप सच एज आयोडीन 32, इससे इसको रेडियोएक्टिव जो आइसोटोप है उससे उसको लेबल कर देंगे। एंड देन प्रॉब इज एडेड टू अ नाइट्रोसेल्युलोज फिल्टर पेपर कंटेनिंग होस्ट डीएनए। द नाइट्रोसेल्युलोज पेपर इज देन वॉश टू रिमूव अनबाउंड डीएनए प्रॉब्स फ्रॉम द पेपर। द नाइट्रोसेल्युलोज फिल्टर पेपर इज फोटोग्राफ्ड ऑन एक्सरे फिल्म थ्रू autoradiography. This film is analyzed to determine the presence of hybrid nucleic acid. तो ये जो सारी स्टेप्स है इससे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो की जाती है, और ऐसे इसका हम पता लगा सकते हैं कि किसका डीएनए जो है। ठीक है, अब इसके देखिए एप्लीकेशन क्या है कि क्यों की जाती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो एप्लीकेशंस क्या है, इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई क्रिमिनल एंड रेपिस्ट, मतलब रेप केसेस में और कोई भी जब क्राइम होता है तो वहाँ पर उनका पता लगाने में। टू सॉल्व पेरेंटल डिस्प्यूट, जैसे यदि ऐसा होता है कि कोई बोल रहा है कि ये बच्चे हमारे नहीं हैं, तो उस केस में पेरेंट्स और बच्चे का डीएनए मैच करते हैं, तो डेफिनेटली यदि मदर फादर और बच्चे का डीएनए क्या होता है, मैच होता है। टू सॉल्व इमिग्रेंट प्रॉब्लम्स, इमिग्रेशन जो करते हैं, इमिग्रेंट यानी जो बाहर से आते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। टू आइडेंटिफाई डेड बॉडीज़ ऑफ सोल्जर्स डाइड इन वॉर, पहचानने के लिए कि सोल्जर्स की डेथ हो गई है, अब वो पहचान नहीं आ रही कि किसकी बॉडी है, तो उसको आइडेंटिफाई करने में। टू आइडेंटिफाई डेड बॉडीज़ ऑफ पर्सन डाइड एट एक्सीडेंट एंड बॉम्ब ब्लास्ट, बॉम्ब ब्लास्ट में पूरी जब बॉडी ऐसी हो जाती है तो उस केस में पता लगाने में कि किसकी बॉडी है। टू आइडेंटिफाई रेशियल ग्रुप्स, टू डिटेक्ट इनहेरिटेबल डिसऑर्डर्स, इनहेरिटेबल डिसऑर्डर्स को डिटेक्ट करने में भी ये टेक्नोलॉजी काम आती है। टू डिटेक्ट डोनर सेल
केस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन के केस में। तो ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द किलर ऑफ श्री राजीव गांधी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनका केस आपको पता ही होगा बॉम्ब ब्लास्ट में। तो उनके किलर का पता लगाने में, जो कि खुद भी उस बॉम्ब ब्लास्ट में मर गई थी, तो उसका पता लगाने के लिए इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, ठीक है। तो ये ऐसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है बहुत ही यूज़फुल टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पर देखिए चैप्टर नंबर 6 जो है हमारा, वो भी यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सारे, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो ये सारे इसके जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। तो ये सारा हम पढ़ ही चुके हैं कि कैसे कैसे इसका यूज़ किया जा रहा है। तो चैप्टर नंबर 6 भी यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। थैंक यू।